बोर्ड पे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है। सवाल है, एक रिएक्शन दिया है 2N2O5 गैसियस गिविंग राइज टू 4NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, तापमान भी दिया है 318 केल्विन। खैर उसका कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज 1.4 into 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। देखिए, जैसे एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डिसअपियरेंस के रेट के फॉर्म में उसको लिखा जाता है। दिस इज इक्वल टू, जैसे एक रिएक्टेंट है N2O5, तो आई विल बी राइटिंग -d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt, ऐसा लिखते हैं। और जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि अगर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता तो यही उसका फॉर्म रहता, लेकिन क्योंकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, ये चीज पहले आप लोग ध्यान रख लो। अब बोलेंगे सर माइनस क्यों लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है क्योंकि वो रिएक्टेंट है और वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए वहां पे माइनस मेंशन किया हुआ है। -dN2O5/dt, ये पूरा टर्म आप एग्जाम में क्या ना इसको लिख करके ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिखे, ऐसे, और यहां पे एरो देकर के लिखेंगे दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, ये N2O5 के रेट ऑफ डिसअपियरेंस का वैल्यू है -dN2O5/dt, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.4 into 10⁻³, यानी कि ये जो करली ब्रैकेट आप लोग को दिख रहा है ना, उसका पूरा वैल्यू है 1.4 into 10⁻³, और उसको हाफ से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1.4 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मोलर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.7 into 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। आप सीधे ये वाला चीज अगर लिखेंगे तो हो सकता है हाफ मार्क्स कट जाए एग्जाम में, बट अगर आप प्रॉपरली ये चीज लिखेंगे और ये मेंशन करेंगे कि ये जो इस कर्ली ब्रैकेट है दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो आपका कहीं पे भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आप लोग को मिलेगा इस केस में। बोर्ड में आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने के लिए 30 मिनट्स लग रहा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ, और कुछ लॉग का वैल्यू भी दिया हुआ है जो हो सकता है क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलोज क्या फॉलो करता है? तो ln A0 डिवाइड बाय A इज इक्वल टू KT। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपरली हम लेबलिंग भी किए थे। A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, K इज रेट कांस्टेंट एंड T इज टाइम T। ठीक है, तो इसको आप वापस से लेबलिंग भी कर लेंगे यहां पे। अब सवाल कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लगता है, तो एट T 75%, जब T 75% हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? AT का वैल्यू विल बी, कितना बचा हुआ होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन? 25% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि 25% ऑफ A0 ये बचा हुआ होगा, विच इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये AT का वैल्यू हो गया। अब इसको उसमें पुट कर देते हैं तो इक्वेशन निकल के आया ln A0 डिवाइड बाय AT की जगह क्या पुट करेंगे? A0 बाय 4, A0 बाय 4 इज इक्वल टू KT, और ऑब्वियसली T के जगह भी हम लोग 30 सेकेंड्स, T के जगह भी हम लोग 30 मिनट्स पुट कर सकते हैं, तो विल राइट K इंटू 30, ये 30 मिनट्स है। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा A0 कैंसिल आउट हो गया और यहां ln 4 निकल के आया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.303 log 4, है ना। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 यूज करते हैं। log 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 30, तो यहां से आप K निकाल लिए रेट कांस्टेंट, विच इज 2.303 इंटू log 4 का वैल्यू है 0.6 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया K का वैल्यू। अगर यूनिट लिखना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो आप इसमें पर मिनट लिख सकते हैं,
पर मिनट, ये के का वैल्यू निकला। बट ये के नहीं निकालना, यहां तक अगर बना लोगे तो एटलीस्ट जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आधा नंबर तो आप लोग को, हाफ मार्क्स तो आप लोग को 50% मिल जाएगा। बट आपको टी हाफ निकालना है तो आपको फिर ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो टी हाफ का जो वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, और ये जो के का वैल्यू आया है उसको यहां पे पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी हाफ इन मिनट्स। अगर ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो बगैर सॉल्व किए आप इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि 75% कंप्लीट करने में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जितना भी समय लगता है वो टी हाफ का डबल होता है। तो अगर 75% कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लग रहा है तो टी हाफ का वैल्यू होगा 15 मिनट। ये फिर से बेसिक सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 gaseous plus 3H2 gaseous गिविंग राइज टू 2NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज गिवन। मतलब एक्चुअली क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 मतलब कि dNH3 by dt, this is given and the value is 3.6 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second। ये डेटा आपको दिया हुआ है, ये गिवन है, जो दिया हुआ है वो लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बेसिक सा चीज है कि यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाले केस में प्लस जाएगा और 2 लिखा हुआ है तो 1/2 कर देंगे हम लोग, तो 1/2 dNH3 डिवाइडेड बाय dt। ये बेसिक सा फॉर्मूला आप वहां पे लिखेंगे और dNH3 by dt का वैल्यू लिखा हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से निकल के आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वैल्यू विच इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहां से आ गया वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यूनिट जरूर लिखना, सेम यूनिट रहेगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, मतलब H2 किस रेट से डिसअपियर कर रहा है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट माइनस DH2 बाय dt को आपको कैलकुलेट करना है, ये निकालना है। ठीक है, तो यहां से फिर से हम लोग काइनेटिक्स का वो स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल अगर करें तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट -1/3 dH2 बाय dt इज इक्वल टू NH3 के लिए 1/2 dNH3 डिवाइड बाय dt। ये इक्वेशन बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। रिएक्टेंट है H2 तो माइनस लिए, प्रोडक्ट है NH3 तो प्लस लिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 लिए हैं, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सिर्फ आप लोग को वैल्यूज को पुट करना है। क्या वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए, dNH3 by dt का वैल्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.6 10 पावर -4, तो वहां पे पुट कर दीजिए। तो यहां पे डेटा क्या निकल के आया, -1/3 dH2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और फिर आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना है इसका माइनस DH2 बाई dt का, 3 को खाली उधर भेज दो तो सारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो माइनस DH2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, ये हम ऐसे ही फॉर्म में छोड़ दे रहे हैं, बट आप कैलकुलेट करके फाइनली आंसर वाले फॉर्म तक वहां पे आप लिखेंगे, एंड इसके बगल में लिख भी दोगे दैट दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, जो आपको सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है जिसमें एक सवाल दिया हुआ है और 4 ऑप्शन यहां आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सवाल क्या है, तो एक रिएक्शन दिया है A प्लस बी गिविंग राइज टू C प्लस डी। इनिशियली A का कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियली B का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका वैल्यूज दिया हुआ है। 3 डेटा दिया हुआ है, और इन तीनों डेटा को देख करके हम लोग को यह पहचानना है
कि उसमें ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। देखो अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो इसको प्रॉपरली हम लोग सॉल्व कर रहे होते और स्टेप मार्किंग भी होता, क्योंकि एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसको डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। क्या तरीका होगा देखिए, पहला और दूसरा डेटा को देखिए, उसमें ए का जो कंसंट्रेशन आप लोगों को दिख रहा होगा वो सेम है 3 इंटू 10⁻², जबकि बी का जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो रहा है 2 इंटू 10⁻² से 4 इंटू 10⁻²। तो ए का कंसंट्रेशन सेम रहते हुए बी का कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट पे क्या असर हुआ, तो आपको दिखेगा रेट पे कोई असर नहीं हुआ, रेट का वैल्यूज दोनों में बिल्कुल सेम है। ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी का डबल किए तो चेंज किसका किए, चेंज किए बी का, बट रेट में क्या कोई असर हुआ, तो कोई असर नहीं हुआ। इट मींस कि बी पे रेट का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी 0। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी इट विल बी 0। अगर किसी चीज के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे कोई असर नहीं होता है तो उस चीज का जो ऑर्डर रहेगा उसके कंसंट्रेशन का वो क्या हो जाएगा 0। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0, जो कि ऑप्शन ये वाला भी दिख रहा है मेरे को और ऑप्शन ये वाला भी दिख रहा है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अभी बच गया मेरे पास ऑप्शन बी और सी। मेरे को ये डिसाइड करना है बी और सी पे सही ऑप्शन कौन होगा, तो उसके लिए हम एक और डेटा देखेंगे, दूसरा और तीसरा डेटा देते हैं, सेकंड और थर्ड। क्यों सेकंड थर्ड देख रहे हैं, बिकॉज सेकंड और थर्ड डेटा में आप ध्यान से देखो बी का कंसंट्रेशन सेम है, बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए डबल हुआ है, बी सेम है और ए डबल हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसा डेटा उठा रहे हैं जिसमें कोई एक कांस्टेंट रहे और दूसरा वाला चेंज कर रहा हो, तो ये पहला दूसरा उठाए पहले, फिर ये दोनों उठा रहे हैं जहां पे बी कांस्टेंट है और ए डबल हुआ है। और ध्यान से यहां पर देखिए आप, तो ए के रिस्पेक्ट में आपको दिखेगा कि रेट में असर हुआ है 1.89 10⁻⁴ से 7.56 10⁻⁴ हो, यानी कि 4 टाइम्स हो गया है। बी का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप ए के कंसंट्रेशन को डबल किए हैं तो रेट का वैल्यू 4 गुना हो गया है। किसी के कंसंट्रेशन को डबल करने से अगर रेट 4 गुना हो जाए तो उसका ऑर्डर हो जाता है 2 कंसंट्रेशन स्क्वायर। तब तो कंसंट्रेशन को आप इंटू 2 किए, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन स्क्वायर था तो रेट ओवरऑल 4 टाइम्स हो गया। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बिकम सेकेंड ऑर्डर। तो ये वाला बी और सी तो हम लोग पहले देख चुके थे कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। बी में फर्स्ट लिखा हुआ है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और थर्ड वाले ऑप्शन में सेकंड लिखा हुआ है, तो ये सेकंड ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में एंड 0 ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये तरीका हुआ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने का। है तो ये एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कि एक सवाल दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट है, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस वोल्टाइक सेल। लेकिन आपको इसको न्यूमेरिकल के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपरली सॉल्व किए बिना आप लोग इसका सही आंसर, सही वोल्टेज नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो यहां पर आपको 2 रिएक्शन दिख रहा होगा। ये पहला वाला रिएक्शन है Sn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Sn, और दूसरा है Fe3+ + इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Fe2+। ठीक है, इसमें क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में है तो किसी एक को तो आपको पलटना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जब आप लोग ऐड करते हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में होता है जो रिड्यूस करता है, और एक में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट के साइड में होता है जो ऑक्सीडाइज करता है, और ऐड करने के समय वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट भी होता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग किस रिएक्शन को पलटेंगे ये डिपेंड करता है इस E0 के वैल्यू पे। ध्यान रखना मेरे को नेट जो E0 चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो उस केस में मेरे को लगता है ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, नीचे वाला, ऊपर वाला नेगेटिव है, तो इस ऊपर वाले को अगर हम पलट दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे सहूलियत का काम हो जाएगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले रिएक्शन को हम पलट देते हैं। तो जैसे ही ऊपर वाले रिएक्शन को पलटेंगे वो रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, Sn सॉलिड गिविंग राइज टू Sn2+ एक्वस + 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब इस रिएक्शन का जो E0 का वैल्यू होगा वो, क्योंकि ये -0.14 था तो ये हो जाएगा +0.14 वोल्ट, ये इसका E0 का वैल्यू है। ठीक है, नीचे वाले रिएक्शन को पलटने का जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसे ही इसको छोड़ देंगे। तो उसको यहां पे लिख देते हैं हम पहले Fe3+ एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Fe2+ एक्वस, ये है, और इसका E0 का वैल्यू कम्स आउट टू बी, या जो भी दिया हुआ है, +0.77 वोल्ट्स। ठीक है, ये हो गया। हम लोग को नेट E0 पॉजिटिव चाहिए, उसके अनुसार एक रिएक्शन को हमको पलटना था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड चाहिए। अब यहां देखिए ऊपर वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स 2 है और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन्स 1 है,
तो वैसे केस में मेरे को नीचे वाले रिएक्शन को ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि आप ऐड करोगे वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे एक प्रॉपर्टी आप लोग को बताते हैं जो कि शायद आप लोग को पता हो या नोट डाउन कर लेना। आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हो ई नॉट में कोई असर नहीं होता है। ये गलती नहीं कर देना कि यहां पे अगर 2 से आप मल्टीप्लाई किए तो ई नॉट के वैल्यू को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिस्टेक नहीं करना। कोई भी रिएक्शन को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया बट ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे ओवरऑल रिएक्शन, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर भी देते हैं हम। अब ओवरऑल रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहां पे Sn सॉलिड प्लस 2Fe3 प्लस एक्वस गिविंग राइज टू, ऊपर में क्या लिखेंगे बाबू, Sn2 प्लस एक्वस प्लस यहां पे 2Fe2 प्लस एक्वस, और क्योंकि ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड किए हैं यहां पे ई नॉट को भी ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, कभी भी आप रिएक्शंस को ऐड करो ई नॉट को तभी ऐड करना जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि नेट रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे। इसको भी मेंशन कर लेना, जब भी कोई दो रिएक्शन को आप जोड़ रहे हो तो आप ई नॉट को तभी जोड़ना जब ओवरऑल रिएक्शन में आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ई नॉट का वैल्यू अब आप जोड़ेंगे तो 0.14 प्लस 0.77, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा 0.91 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन और ये इसका ई नॉट। अब चारों ऑप्शन को देखते हैं। मेरे को दिख रहा है कि Fe3 प्लस रिड्यूस हो रहा है और Sn ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको खोजो जरा कि Sn इज ऑक्सीडाइज्ड, Fe3 प्लस इज रिड्यूस्ड, तो Sn इज ऑक्सीडाइज्ड में हमको ऑप्शन बी दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा Sn इज ऑक्सीडाइज्ड। ये देखो ऑप्शन बी में Sn इज ऑक्सीडाइज्ड और डी में भी Sn इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और साथ में जो वोल्टेज है वो 0.91 वोल्ट्स है। तो देखिए ऑप्शन बी में तो 0.91 वोल्ट दिया हुआ है बट ऑप्शन डी में 0.63 दिया जो गलत है। तो यहां पे ऑप्शन बी मेरे को दिख रहा है दोनों फैक्ट सही है, Sn इज ऑक्सीडाइज्ड भी सही है एंड 0.91 वोल्ट्स भी सही है। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये फिर से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है जहां पे लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही दो रिएक्शन दिया हुआ है यहां पर और आपसे कह रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन का सेल पोटेंशियल कितना होगा और 4 वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में। तो हम लोग को पता है कि किसी एक रिएक्शन को हम लोगों को पलटना है। अब किसको हम लोग पलटे, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां पर ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है और यहां भी ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है ना कि कोई एक ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव होता तो उसको पलटना इजी होता कि उसको पलटते और ई नॉट का वैल्यू उसका पॉजिटिव हो जाता। क्योंकि अभी दोनों का ई नॉट पॉजिटिव है तो वैसे केस में वी विल बी सेलेक्टिंग समथिंग विथ लोअर वैल्यू, जिसका वैल्यू कम होगा उसको पलटेंगे तो नेगेटिव आएगा वो वैल्यू और फिर जोड़ने पे ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ये 0.77 है, ये 1.51 है। ठीक है, किसी एक को मेरे को पलटना होगा तभी वो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अगर आप इसको पलट देते हैं, यहां पे अगर माइनस लग गया तो फिर ओवरऑल दोनों को जोड़ोगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पलटते हैं, यहां पे नेगेटिव हुआ तो वैसे केस में जोड़ने पर भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। ये समझना जरूरी, कौन से रिएक्शन को आपको रिवर्स करना है। तो पहले वाले रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो रिएक्शन ये निकल करके आएगा Fe2 प्लस एक्वस गिविंग राइज टू Fe3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आया जिसका ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा अब -0.77 वोल्ट्स। ये इसका ई नॉट का वैल्यू होगा। ठीक है, नीचे वाला रिएक्शन को पलटेंगे नहीं, जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही रहने देंगे, यानी कि वो रिएक्शन होगा MnO4 माइनस एक्वस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू Mn2 प्लस एक्वस प्लस 4H2O। ये रिएक्शन निकल के आया और इसका ई नॉट का वैल्यू, क्योंकि उसको पलटे नहीं है तो इसका वैल्यू प्लस 1.51 वोल्ट से रह गया। ठीक है, अब ध्यान देना, क्योंकि यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले रिएक्शन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड एज यू नो कि रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, ई नॉट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो। हम रिएक्शन को ऐड करके लिख नहीं रहे हैं, बट आपको दिख रहा होगा रिएक्शन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई एक नया रिएक्शन, नेट रिएक्शन निकल करके आएगा। यहां पे एक्चुअली जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम ओवरऑल रिएक्शन को नहीं लिख रहे, सिर्फ उसका ई नॉट का वैल्यू अगर लिखें तो ऊपर में है -0.77 वोल्ट्स और नीचे में है +1.51 वोल्ट्स। तो इन दोनों को प्रॉपरली जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आएगा 0.74 वोल्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो +0.74 वोल्ट्स इज ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें कि आप देख रहे हैं एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कुछ ई नॉट का वैल्यूज दिया हुआ है, कुछ लॉग का वैल्यूज दिया हुआ है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि ई सेल का वैल्यू आप लोग को निकालना है। यहां पे नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। खैर, आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बात बता दें कि इसमें जो सिंगल वर्टिकल बार दिख रहा है दैट इंडिकेट्स फेज चेंज, क्योंकि ये सॉलिड है और ये एक्वस है तो वो फेज चेंज को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर भी Ag प्लस एक्वस है, Ag सॉलिड है तो ये फेज चेंज को इंडिकेट कर रहा है, और ये डबल बार जो है वो इंडिकेट करता है सॉल्ट ब्रिज को। पहले जो भी चीज लिखा हुआ है, यानी कि ये पहले लिखा हुआ है तो ये हो जाता है एनोड, और सॉल्ट ब्रिज के बाद जो भी चीज लिखा होता है वो हो जाता है कैथोड। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो अगर इसका रिएक्शन मेरे को लिखना है तो उसका रिएक्शन में क्या लिखेंगे कि एनोड का रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एनोड का रिएक्शन ये वाला रिएक्शन है कि Zn solid giving rise to Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका ई नॉट का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, Zn से Zn2 प्लस का ई नॉट देखना है, और जबकि ई नॉट दिया हुआ है जो सवाल में वो आप देखिए Zn2 प्लस से Zn दिया हुआ है। बहुत माइन्यूट चीज है, ध्यान रखना है। जिंक से Zn2 प्लस जा रहा है रिएक्शन में, बट यहां Zn2 प्लस जिंक दिया हुआ है, तो अगर इसका ई नॉट -0.76 वोल्ट है तो इस रिएक्शन का जो ई नॉट होगा वो हो जाएगा +0.76 वोल्ट। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पे कन्वर्जन ऑक्सीडेशन है, यहां पे रिडक्शन का दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू को नेगेटिव कर दो, ये ई नॉट का वैल्यू निकल के आ गया। नेक्स्ट विल राइट कि कैथोड में क्या होने वाला है, तो कैथोड में Ag प्लस एक्वस है ना, यहां देखो कैथोड में Ag प्लस से Ag जा रहा है, Ag प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो कन्वर्ट कर जाएगा Ag सॉलिड में। ठीक है, इस रिएक्शन का ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो यहां देखो Ag प्लस रिड्यूस कर रहा है और यहां भी Ag प्लस का रिडक्शन वाला ई नॉट दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag, यहां भी Ag प्लस से Ag, तो जो वैल्यू है वही हम लिख देंगे, ई नॉट का वैल्यू विल बी +0.80 वोल्ट्स। ये निकल कर गया क्या इसका ई नॉट। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कैथोड वाले को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से। और आपको यह भी पता है कि अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई नॉट में कोई असर नहीं होगा, तो आप सिंपली इसको आप ऐड कर दो। ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे जिंक सॉलिड प्लस Ag प्लस 2Ag प्लस एक्वस, 2 से मल्टीप्लाई किए ना, गिविंग राइज टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ऐड करने पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो गया, और इसका ई नॉट का वैल्यू जो निकल के आएगा, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ई नॉट का वैल्यू निकल के आएगा +1.56 वोल्ट्स। ये इसका ई नॉट का वैल्यू निकल करके आ गया है। ठीक है, अब ओवरऑल ई नॉट भी आपके पास है, ओवरऑल रिएक्शन भी आपके पास है। नाउ यू कैन अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। तो क्वेश्चन में ना पहले इतना लिखने के बाद आप फिर यहां पर लिखेंगे दैट अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाय n log Q। log Q इज रिएक्शन कोशेंट, जो आप लोग को इक्विलिब्रियम के हिसाब से लिखने के लिए आता है। ये नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वाला इक्वेशन लोग यूज करते हैं रूम टेम्परेचर मान के, बिकॉज यहां तापमान का कोई बात नहीं किया, तो हम लोग क्या मानेंगे, रूम टेम्परेचर, और उस पर ये इक्वेशन होता है। अब वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं, मेरे को ई सेल निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल के जगह ये पुट करते हैं 1.56, जो ओवरऑल निकल करके आया है 1.56 -0.059
डिवाइडेड बाय n के जगह हम पुट करेंगे 2, बिकॉज जब आप ऐड कर रहे थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ था, तो वही इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट हुआ है उसका नंबर यहां पे लिख दिए 2, और log Q में, Q आप लोग को पता है रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा होता है, कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट आप देखिए जिंक 2+ एक्वस है, Ag सॉलिड है, प्योर सॉलिड को हम लोग कभी भी रिएक्शन कोशेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं मेंशन करते हैं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में एक्वस Zn2+ है, तो यहां पे लिख दिए हम प्रोडक्ट साइड में Zn2+ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में, आप देखो फिर से ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इसी को मेंशन करेंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होने की वजह से वी विल बी राइटिंग Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये लिखेंगे। और अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसमें कंफर्टेबली, तो ई सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, जब वैल्यूज पुट करेंगे देखो जिंक का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 दे रखा है, जो यहां न्यूमरेटर में लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001, और यहां पे हम लिखेंगे 0.001 का होल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल। लॉग के वैल्यू में बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, हम थोड़ा सा यहां पे ऐसे लिख देते हैं क्या होने वाला है, तो ये लॉग का वैल्यू खाली लिख देते हैं, तो लॉग ऊपर में है 0.01 और नीचे में है 0.01 का स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लॉग ऊपर में 10 टू द पावर 4, ठीक है, जिसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 4, विच विल बी इक्वल टू 4। तो ये वाला लॉग का जो वैल्यू है ये निकल के आएगा 4, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किया, जो बेसिक सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा हम सॉल्व कर भी देते हैं साथ में आपको, इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, क्योंकि ये वाला वैल्यू ओवरऑल निकल करके आ गया 4, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1.56 माइनस 0.059 इंटू 2। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू, जहां पे लास्ट में आप वोल्ट्स लगा देंगे एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ ई सेल। ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी का, कि एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है उसका मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m दिया हुआ है और लैम्डा नॉट m दिया हुआ है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी m, दोनों का वैल्यूज दिया हुआ है और आपको निकालना है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। है तो बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला का ही है ये वाला, बट क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है, ये तो सब्जेक्टिव पेपर है, तो प्रॉपरली हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। तो इसमें गिवन है लैम्डा m ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, पूरा वैल्यूज लिखो यूनिट के साथ, विच इज 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा m नॉट, ऐसे हम लोग इसको लैम्डा इंफिनिटी m बोलते हैं, बट क्योंकि लैम्डा नॉट m लिखा है तो वही को लिखेंगे लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड, इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, तो गिवन करके ये लिख लेना। फिर नीचे में लिखना है एज वी नो, जो फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं, that alpha degree of dissociation is equals to lambda m divided by lambda infinity m, lambda infinity m नहीं, यहां पे lambda not m लिख दो बिकॉज वही सिंबल यूज किया है यहां पे, तो lambda not m, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे विच इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 400, यूनिट दोनों का सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह के छोटे क्वेश्चन में इस फॉर्म में छोड़ना मत, इसको प्रॉपरली डेसिमल फॉर्म में लिखना, जो कि मेरे को लग रहा है कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.12, तो यहां तक लिख करके और अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल ली 0.12 इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड दिस इज द आंसर। या बोर्ड पे देख रहे हो गैल्वेनिक सेल यानी कि डैनियल सेल का रिएक्शन लिखा हुआ है, और इसमें E0 का कुछ वैल्यूज लिखा हुआ है, जैसे कि Zn2+ का E0 रिडक्शन लिखा हुआ है, Zn2+ से Zn, और फिर कॉपर का E0 रिडक्शन लिखा हुआ है CO2+ से Cu, R और F का वैल्यू लिखा हुआ है,
और आपसे पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालिए। तो बाबू डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालने के पहले हम लोग को इस रिएक्शन का ई नॉट निकालना होगा। ये रिएक्शन को फिर से आंसर शीट में आप प्रॉपरली लिखेंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिविंग राइज टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन लिख लिए। अब जब इसका ई नॉट लिखने का बारी आएगा तो ध्यान रखना कि इसको सिंपली जोड़ मत देना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको दिखा हुआ है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है Zn2 प्लस Zn, इसका ये वैल्यू लिखा हुआ है, बट यहां तो हम जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिंक को Zn2 प्लस में, तो इसका वाला फॉर्म को आपको पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसके लिए प्लस 0.76 को हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे, यहां लिखेंगे प्लस 0.76, और ये इसका जो लिखा है वही उतार देंगे, बिकॉज यहां पे देखो Cu2 प्लस को रिड्यूस कर रहे हैं कॉपर में, और यहां भी Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है कॉपर में, तो जो वैल्यू लिखा हुआ है प्लस 0.34 उसको सिंपली यहां पर लिखेंगे एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी 1.1 वोल्ट्स। अभी आ गया ई नॉट, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे एज वी नो फॉर्मूला यूज करने के लिए कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। ये फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट निकालने का जो आपको पता होना चाहिए। आपको डेल्टा जी नॉट ही निकालना है, खाली वैल्यूज पुट करना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है। यहां पे भी देखो जिंक Zn2 प्लस में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और कॉपर 2 प्लस वहीं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे कॉपर में गया, तो एन के जगह पे आप पुट कर दोगे 2। एफ का वैल्यू क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 96500, वैसे अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला वैल्यू 1 फैराडे का वैल्यू होता है, और ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1। सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, और साथ में अपना इस फॉर्मूला को लेबलिंग भी कर दो, दैट एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, एफ इज 1 फैराडे which is 96500 coulomb, and E naught cell is what you have calculated just now, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन, और ये सब करके आप आंसर तक निकाल सकते हैं। 2 ग्राम्स बेंजोइक एसिड फॉर्मूला भी दिया है, डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम्स बेंजीन, यानी कि ये है सॉल्यूट, बेंजोइक एसिड इज सॉल्यूट, बेंजीन इज सॉल्वेंट, shows a depression freezing point equal to 1.62 Kelvin. Again, this is depression freezing point. So the formula delta TF is equal to M into KF will be used. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन? देखिए बाबू, फिर से परसेंटेज एसोसिएशन अगर आ गया, यानी कि अल्फा का बात कर रहा है फिर से यहां पर, तो यहां पे हम लोग आई को यूज करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल हो गया। आप लोग हम पहले ही बोले किसी भी केस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन वर्ड का यूज करें तो वहां पे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को यहां पे यूज कर लेंगे क्वेश्चन में, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एम इंटू केएफ, ठीक है। अब सॉल्यूट है बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं C6H5COH। पहले हम लिखते हैं मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड निकल करके आता है 122। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड विल कम आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय 122, ठीक है। ये निकल के आ गया बेंजोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स। फिर मास ऑफ बेंजीन, तो ऐसे वजन लिखते हैं, वजन ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट, ये दिया हुआ है 25 ग्राम्स, और फॉर्मूला में क्योंकि मोलालिटी है तो आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 0.025 केजी। तो आपके पास सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स रेडी है, आपके पास सॉल्वेंट का वजन रेडी है, तो वहां से मोलालिटी निकल गया। डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी दिया हुआ है, डिप्रेशन 1.62 केल्विन, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। गिवन दैट में सब कुछ लिख देंगे बाबू एग्जाम में। डेल्टा टीएफ इज गिवन एज 1.62 केल्विन, ठीक है। केएफ का वैल्यू क्वेश्चन में लिख दिया है 4.9 केल्विन केजी पर मोल, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मोलालिटी यहां से आप कैलकुलेट कर लो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल करके आ गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया है, तो मोलालिटी का वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि 2 डिवाइड बाय 122 इंटू 0.025,
ये है मोलालिटी का वैल्यू जिसको कि आप फॉर्मूला में यहां पे पुट करेंगे। तो डेल्टा टीएफ वैल्यू पुट कर दिए, मोलालिटी का वैल्यू पुट कर दिए, केएफ का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहां से पहले आई निकाल लेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम नहीं जा रहे हैं, सारा चीज लिखा हुआ है, फॉर्मूला में पुट करेंगे सबको, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। अब उसके बाद इसमें एसोसिएशन का बात हो रहा है, तो देखिए कुछ ऐसा है कि C6H5COOH एसोसिएट करता है बेंजीन में, इसका 2 मोल लेकर के आते हैं और यहां पे इक्विलिब्रियम साइन देते हैं, C6H5COOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। ये बात ध्यान में रखना है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट डाउन कर लो, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज एसोसिएशन इन बेंजीन और वो डाइमर फॉर्म करता है। ठीक है, वो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। तो इसका अगर शुरुआत में 1 मोल लेते हैं, ये 0 है। इसका अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा बोले तो 1 माइनस अल्फा, 2:1 का रेशियो है, तो ये हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाय 2। एन इनिशियल इज 1, शुरुआत में 1 मोल लिए थे। एन फाइनल इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, दैट गिव्स 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, आप लोग को पता है वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है, दिस इज एन फाइनल डिवाइडेड बाय एन इनिशियल, यानी कि फाइनली सॉल्यूट का सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना है डिवाइड बाय कितना मोल आप डिसॉल्व किए थे। इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस अल्फा बाय 2, और आई का वैल्यू जो यहां से आप सॉल्व करके निकाले होंगे उसको इससे इक्वेट कर देंगे वो वाले वैल्यू को, एंड यू विल सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है परसेंटेज, तो अगेन जो अल्फा का वैल्यू आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना टू गेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। 30 grams of urea is dissolved in 846 grams of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if the vapor pressure of pure water is given. अब ये सवाल को देखते के साथ आपको पकड़ना है कि ये सवाल कैसे बनेगा, एक माइंड मैप बना लेना है। ठीक है, यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वाटर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो ये क्वेश्चन होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल रहा है किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो 4 होता है, आप लोग को पता है, लेकिन यहां पे जैसे ही बात कर लिया वेपर प्रेशर का, इसका मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम किनारे ऐसे ही लिख दे रहे हैं फॉर रेफरेंस, दैट फॉर्मूला इज P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू XB। ठीक है, पहले तो ये सवाल को बना लेने के लिए एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला का पता होना बहुत जरूरी, बिना इसके तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। P0A क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जैसे यहां पे वाटर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर, PA हो गया सॉल्यूशन जो बना है उसका वेपर प्रेशर, और XB हो गया कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन, मतलब उसका मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप माइंड मैप बना लिए कि अच्छा क्या क्या चीज दिया हुआ है भाई, तो यूरिया का वजन दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वजन दिया हुआ है, तो दोनों को यूज करके उसका मोल्स निकाल लेंगे। पानी का वजन दिया हुआ है तो उसका मोल्स निकाल लेंगे। जब दोनों का मोल्स निकल गया तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, और पानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि P0A दिया हुआ है, तो सॉल्व करके PA निकालना है। अब बन जाएगा क्वेश्चन, माइंड मैप रेडी है, अब खाली उसको एग्जीक्यूट करना है कि एग्जाम में क्या क्या लिखे और कैसे कैसे लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल राइट गिवन कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया यानी कि जो सॉल्यूट है इट इज गिवन 30 ग्राम्स। ठीक है, उसका मोलर मास भी दिया हुआ, वो चाहे लिखो गिवन में चाहे मत लिखो बिकॉज वो तो एक फैक्ट है। देन मास ऑफ H2O इज गिवन एज 846 ग्राम्स। ये H2O का वजन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P0A, सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं बिकॉज P0A वहां पे यूज करेंगे। P0A का मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 23.8 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में पानी का वेपर प्रेशर। सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ H2O इन सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग किस चीज से इंडिकेट करेंगे, PA से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद तुरंत आप फॉर्मूला लिखेंगे जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। उस फॉर्मूला को लिखेंगे और प्रॉपरली लेबलिंग करेंगे उस फॉर्मूला को कि उसमें मतलब क्या क्या है। जैसे यहां पे लिखेंगे वेयर पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर H2O, प्योर H2O। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में अगर टाइम हो तो ये वीपी भी शॉर्ट में मत लिखना, पूरा वेपर प्रेशर लिखना। अगर टाइम में कमी हो तो वीपी लिखना चलेगा। ठीक है, पीए इज वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें ए का वेपर प्रेशर, ये हो गया पीए। XB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और बाबू यहां पे सॉल्यूट कौन है? यूरिया, तो यहां पे सीधे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया लेबलिंग हो गया। अब खट से हम लोग XB निकाल लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। इसको फिर से लेबलिंग करने का जरूरत नहीं है, यहां पे सब कुछ वेल अंडरस्टूड है। NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी कि यूरिया, Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, NB इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई वजन तो दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यूरिया का वजन है 30 ग्राम्स। ठीक है, उसका नंबर ऑफ मोल्स यहां पे लिखना है हम लोग को NB। ध्यान रखना है A है पानी और B है यूरिया, यहां पे हम लिख देते हैं। A जो है वो सॉल्वेंट है H2O एंड B इज सॉल्यूट यूरिया। ठीक है, ये चीज है। तो NB की जगह यूरिया 30 ग्राम्स का वजन है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास है 60, इसको ऐसे लिख दिए, डिवाइडेड बाय Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट, 846 ग्राम्स उसका वजन दिया हुआ है। तो 846 डिवाइड बाय 18 इज मोलर मास ऑफ वाटर प्लस अगेन NB विच इज 30 डिवाइड बाय 60। तो ये चीज को सॉल्व करके आप XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकाल लेंगे, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस XB के वैल्यू को आपको पुट करना है उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहां पे P नॉट A का वैल्यू क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 23.88 mm। ये P नॉट A का वैल्यू दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है क्या? PA कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा ये वाला फॉर्मूला भी यहां तक लिख लिए सब कुछ। इस XB का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। XB का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगा 0.01। इसी XB को आप यूज करेंगे उस फॉर्मूला में और वहां पे आप पुट करेंगे। फिर से उस फॉर्मूला को यहां लिख देते हैं हम, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू XB। जहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है P नॉट A का वैल्यू 23.8 mm। अब फिर से मैच कर लो, देखो 23.8 दिया हुआ है। PA आपको कैलकुलेट करना है तो माइनस PA यू हैव टू कैलकुलेट डिवाइड बाय अगेन 23.8 विच इज इक्वल टू 0.01। इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ PA। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है? अ 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर। जैसे ही ये टर्म दिखा हमको सुक्रोज इन वाटर, हम फिर से समझ गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बिकॉज सुक्रोज होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पानी वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब जैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें, समझ में आ गया कि ये वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। इस केस में भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो यहां पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू M मोलालिटी मल्टीप्लाइड बाय KF यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। पीछे भी एक सवाल में हम लोग इसको प्रॉपर्ली लेबलिंग किए। हर क्वेश्चन में हम लेबलिंग यहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आप प्रॉपर्ली लेबलिंग करना है, स्टेप्स को स्किप मत करना। यहां पे लिखना वेयर डेल्टा TF इज दिस, M इज दिस एंड KF इज दिस। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए तो यहां पर क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 10% बाय मास सुक्रोज है, बाकी 90% वाटर है। तो इस तरह का परसेंटेज वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको यहां मानना पड़ेगा कुछ, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दो तरह का सॉल्यूशन है, एक जिसमें कि सुक्रोज है पानी में और दूसरा पार्ट है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। फिर दूसरा एक सॉल्यूशन इसमें ग्लूकोज है पानी में। तो पहला सॉल्यूशन में सुक्रोज है पानी में। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 बी 100 ml
ऐसे मान लेते हैं, वॉल्यूम नहीं वजन मान सकते हैं हम लोग, बिकॉज टोटल वजन दिया हुआ है उसमें। लेट मास ऑफ बोथ सॉल्यूशन, बिकॉज दोनों में परसेंटेज है ना, यहां भी 10% यहां भी 10%, तो मास ऑफ बोथ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स ईच। इस तरीके से प्रॉपरली लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पूरा कन्वेड हो कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि दोनों सॉल्यूशन 100 ग्राम का है। ठीक है, तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन 1 का, तो सॉल्यूशन 1 में 10% बाय मास सुक्रोज है, तो मास ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 10 ग्राम्स एंड मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 90 ग्राम्स। ये हो गया सॉल्यूशन 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में यूज करना है आपको, तो आपको कैलकुलेट करना है मोलालिटी M। M इज व्हाट? M इज मोलालिटी, और मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो सॉल्यूट तो इसमें सुक्रोज है, 10 ग्राम उसका वजन है, तो जल्दी से उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा 10 डिवाइड बाय सुक्रोज का मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 342 डिवाइड बाय 342, और पानी यानी कि सॉल्वेंट का हम लोग को वजन लेना है केजी में, तो मास ऑफ H2O 90 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.09 केजी। ये हो गया। तो सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल्स ये रहा, पानी का वजन ये रहा। तो सॉल्यूशन 1 के बारे में डेटा हम लोग के पास है, तो यहां पे हम लिखेंगे मोलालिटी M1 ऑफ सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 का मोलालिटी, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी, यानी कि इतना डिवाइड बाय इतना। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 0.09, ये हो गया पहला सॉल्यूशन का मोलालिटी का वैल्यू। एग्जैक्टली इसी के तरह हम लोग सेकेंड वाले सॉल्यूशन का मोलालिटी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड वाले सॉल्यूशन के लिए हम लोग को चाहिए होगा ग्लूकोज का मास, जो कि आपको दिख रहा है, जैसे मास ऑफ बोथ सॉल्यूशन हम लोग 100 ग्राम माने, तो सेकेंड वाले सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन 2 में ग्लूकोज का मास 10 ग्राम हो जाएगा और पानी का मास हो जाएगा 90 ग्राम, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180। सो विल राइट सॉल्यूशन 2, इस तरीके से प्रॉपरली लिखेंगे वहां पे एग्जाम में। सॉल्यूशन 2, सेकेंड सॉल्यूशन का बात हो रहा है। मास ऑफ ग्लूकोज 100 ग्राम तो मान ही चुके हैं हम लोग दोनों सॉल्यूशन का मास को, तो ग्लूकोज का मास है 10 ग्राम और मास ऑफ H2O पानी का मास जो है वो है 90 ग्राम्स। 90 ग्राम्स। ठीक है, अब क्योंकि ग्लूकोज का मास 10 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय ग्लूकोज का मोलर मास भी क्वेश्चन में दे रखा है 180, और इसका मास 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया 0.09 केजी। ठीक है, तो फिर यहां पे हम लिखेंगे मोलालिटी M2 ऑफ सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 का जो मोलालिटी है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर इन केजी, यानी कि 10 डिवाइड बाय 180 इंटू 0.09। ये हो गया मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी भी जहां जहां आप लिख रहे हैं उसका यूनिट साथ में लिखते हुए चलेंगे। जैसे मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय केजी, यानी कि इसका यूनिट है मोल पर केजी। यहां पर भी हम लोग लिख देंगे मोल पर केजी। अच्छा, अभी तुरंत मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके फाइनल फॉर्म में नहीं लाएंगे, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू M इंटू KF, ये तो दोनों सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा, बिकॉज दोनों में सॉल्वेंट सेम है। क्या है? पानी। दोनों के लिए KF का वैल्यू भी सेम रहने वाला है, तो यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय KF। ये है किसके लिए? सॉल्यूशन 1 के लिए। तो सॉल्यूशन 1 के लिए डेल्टा TF1 लिख देते हैं, यहां पे M1 लिख देते हैं, लेकिन KF का वैल्यू तो सेम रहेगा बिकॉज दोनों में सॉल्वेंट पानी है। और सॉल्यूशन 2 के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा TF2 इज इक्वल्स टू M2, मोलालिटी सेकेंड सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाइड बाय KF का वैल्यू तो सेम रहेगा बिकॉज वो सॉल्वेंट सेम है। दिस इज फॉर सॉल्यूशन 2। ठीक है,
दोनों को इक्वेशन को हम लोग क्लियरली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते के साथ ध्यान से देखिए, ये KF का वैल्यू कट गया, मोलालिटी M1 का वैल्यू आपके पास है, ये रहा, मोलालिटी M2 का वैल्यू आपके पास है, ये रहा। तो डेल्टा TF और डेल्टा TF2 बचा, और डेल्टा TF1 का वैल्यू और TF2 का वैल्यू दोनों में से कुछ तो दिया हुआ, डेल्टा TF1 दिया हुआ हमको दिख गया। आप लोग भी ध्यान दो, दिखेगा। पहला वाला सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 269.15 और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का होता है 273.15, यानी कि डेल्टा TF1 का वैल्यू इज 273.15 माइनस 269.15, दैट विल गिव यू 4 केल्विन। 4 केल्विन का डेल्टा TF1 का वैल्यू है। तो यहां पे इस चीज को भी आप प्रॉपरली वहां पे लिखेंगे आंसर में, और यहां पे डेल्टा TF1 के जगह आप पुट कर देंगे 4 केल्विन और सॉल्व करके डेल्टा TF का वैल्यू प्रॉपरली आप कैलकुलेट कर लेंगे। So this was all about solution of this question. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 mg of K2SO4 in 2 liters water at 25 degrees Celsius, assuming it to be completely dissociated. जब इसको assume करना है completely dissociated, तो पहले तो हम इसका रिएक्शन लिख दें। यहां पे K2SO4 जब पूरा डिसोशिएट करता है तो ये बनता है 2K प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिए, ये 0, तो फाइनली जब पूरा डिसोशिएट करके तो ये 0 हो गया, ये 1 उधर चल गया, 1:2 का रेशियो है, तो ये बन जाएगा 2 मोल और ये बन जाएगा 1 मोल। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 था, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 + 1 3। Ni initial number of moles was 1, NF final number of moles is 2 + 1 3. So Van't Hoff factor I, which is final number of moles by initial number of moles, it comes out to be 3/1. 3/1 Van't Hoff factor का वैल्यू निकल गया 3/1, ठीक है। K2SO4 का वजन दिया हुआ है 25 mg, तो उसके मॉलिक्यूलर मास को आप निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास दिया हुआ है पोटेशियम का, सल्फर का, पोटेशियम का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सब दे रखा है। उससे आप K2SO4 का निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, और उसका वजन 25 mg दिया हुआ है, तो यहां से उसका आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 विल बी इक्वल टू, इसका वजन कितना है 25 mg, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इन ग्राम्स डिवाइड बाय K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास को डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, विच कम्स आउट टू बी 174, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर्स। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 2, और K2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स है 25 10⁻³ बाय 174, उसको पुट कर देते हैं 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 174 इंटू 2, ये निकल के आ गया मोलारिटी। और अब यहां पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग फॉर्मूला का, जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू m इंटू R इंटू T, और क्योंकि वेंट हॉफ फैक्टर का इस्तेमाल करना तो I भी यूज कर लेंगे। ये पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉपरली लेबलिंग करेंगे बाबू एग्जाम में। दिस पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, I इज वेंट हॉफ फैक्टर, M इज मोलारिटी, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू SI यूनिट में 8.314 होता है। यहां पे अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू डिटरमाइन करना है, यू कैन डिटरमाइन इट इन ATM। सो R का वैल्यू आप 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन यूज कर सकते हैं, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन, जो कि डेटा में दिया हुआ टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस, तो 298 केल्विन। दिस T इज 298 केल्विन, ठीक है। सब कुछ पुट करेंगे। I का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, विच इज 3, तो I की जगह 3 पुट करेंगे। सबको सॉल्व करके गेट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ATM।